जिंदगी की यही रीत है, आज हार तो कल जीत है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 10th में जो भी जियोग्राफी से जो आपका भूगोल है ना, भूगोल जियोग्राफी उससे जो भी क्वेश्चन आपका आता है 100% मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि प्रश्न यहीं से आएगा, क्योंकि 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेंगे, यहाँ से छोड़ के आने वाला है नहीं। ठीक है, चाहे वो 2 मार्क्स के लिए हो, इवन 4 मार्क्स के लिए हो, कोई भी हो, आप इस 20 प्रश्न को पढ़े रहेंगे तो 100% मैं उम्मीद करता हूँ कि टकरा जाएगा ही। ठीक है ना, आएगा ही। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो फर्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका कि भूक्षरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के का क्या है, मिट्टी के कणों यानी मिट्टी का जो कण होता है ना, का अपने मूल स्थान से, मिट्टी का छोटा छोटा कण होता है, उसको अपने मूल स्थान से क्या होता है, हट कर दूसरे स्थान पर जाके जमा हो जाएगा। मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर एकत्र जमा हो जाना की क्रिया को भूक्षरण या मृदा क्षरण भी से कहते हैं। ठीक है, भूक्षरण को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। सही बात है, आप अगर पेड़ काटिएगा तब भूक्षरण की क्रिया होगी, इसलिए पेड़ की कटाई पर हमें क्या लगाना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। तथा नए क्षेत्रों में पेड़ लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, नया नया पेड़ लगाना चाहिए, ना कि आपको क्या करना चाहिए, पेड़ों की कटाई करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, सारा का सारा आपको क्या करना है, नोटबुक में कॉपी कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। तो आपका जो है दूसरा प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो खादर और बांगर मिट्टी में हम अंतर जानेंगे। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, देखिए तो पहला क्या है, पहला अंतर, नवीन यानी नवीन मतलब नया, जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है यानी खादर मिट्टी कहा जाता है, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर देख लेते हैं, 2 नंबर में आएगा, 3 लिख दीजिएगा। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है, यानी खादर मिट्टी है तो उसमें बाढ़ का प्रभाव होगा, और बांगर मिट्टी में बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एवं अपना अपना जो उत्तरी बिहार है एवं गंगा का मैदानी इसका उदाहरण है, उधर ये ऐसा मिट्टी पाया जाता है, खादर मिट्टी। और महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि जो है ये क्या है, बांगर मिट्टी है, इसलिए वहाँ बाढ़ का प्रभाव नहीं आता है वहाँ। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा, है कि ना मजेदार प्रश्न, सारा सारा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा में क्या है, देख लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा। तो इसमें क्या है जी, तो इसमें है समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, और भी इम्पोर्टेंट। तो समुच्च कृषि भूक्षरण को नियंत्रण करने एवं फसल उत्पाद बढ़ाने की एक ऐसी विधि जिसमें कम लागत लगता है। यानी भूक्षरण आपने जाना कि भूक्षरण को रोकने के लिए और फसल उत्पाद को बढ़ाने की एक ऐसी विधि जिसमें कम लागत लगता है। 3 बात याद रखना, भूक्षरण को रोकना एवं फसल उत्पाद बढ़ाने की एक ऐसी विधि जिसमें कम खर्च लगता है, यानी कम लागत लगता है। लागत मतलब क्या, कम खर्च है, कम पैसा लगता है, रुपया पैसा कम लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समुच्च कृषि कहेंगे। अगला उसी में आपको कहा जा रहा है कि पर्वतीय एवं ढलान वाला इलाका नहीं होता इस तरह से, पर्वत ये हो गया आपका, और इस तरह से उसी के आसपास ढलान वाला इलाका होता है ना, तो उस क्षेत्र में समुच्च कृषि का तरीका अपनाया जाता है ताकि वहाँ फसल उपजाया जा सके। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा। तो 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि लौह या लोहा के अयस्कों का नाम लिखे। एकदम इम्पोर्टेंट है, आपको एकदम आपको रट लेना है, दिमाग में हटा लेना है। लोहा के मुख्य रूप से 4 अयस्क है, और मैं यहाँ लिखा हूँ। पहला क्या है, लोहा का पहला अयस्क है हेमाटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट, सीडेराइट। हे मैं लीसी, हे मैं लीसी याद रखना, आपको क्या रखना है, हे माई लीसी, लीसी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, हेमाइलिसी आपको याद रखना है। पहला उठा लीजिए ना, हेमाइलिसी एकदम याद रहेगा। हेमाइलिसी मतलब क्या, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट, हेमाइलिसी आपको याद रखना है, हेमाइलिसी याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसी का अगला प्रश्न। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। बहुत अच्छा, यही प्रश्न आप खोज रहे थे ना, कंफ्यूजन हो जाता है ना बच्चे को। आपको क्या, कोयला के जगह पे आप लिख दीजिएगा लोहा, लोहा की जगह पे लिख दीजिएगा कोयला, तो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डालें। ठीक है, कोयला के 4 प्रकारों का नाम लिखे। तो कोयला का 4 प्रकार, पहला क्या है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, है ना।
एबिलिपी, एबिलिपी याद रखना आपको इसमें, एबिलिपी, एबिलिपी मतलब क्या, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, एबिलिपी। ठीक है, इसमें याद रखना आपको, पहले आप दिमाग खुद से लगाओ ना कि किस तरह से चीज़ें तैयार की जाती हैं, अपना दिमाग लगाओगे तो आप खुद याद रख पाओगे। ठीक है, तो ये है कोयला का 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, छठा प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहता नदी घाटी परियोजना या फिर बहुउद्देशीय परियोजना भी समान ही होता है। ठीक है ना, क्या है मुख्य उद्देश्य लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नदियों की घाटियों पर, नदियों की घाटियाँ मतलब क्या, अगर दो नदी हैं इस प्रकार से चीज़ें, तो उसके साइड साइड उसकी घाटी होती है, तो नदियों की घाटी पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई एवं ऊर्जा प्रदान करने की विधि नदी घाटी परियोजना कहलाती है, या फिर इसको आप लोग बहुउद्देशीय परियोजना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में करते हैं तो हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना, नदी में कर रहे हैं तो उसको नदी घाटी परियोजना। तो क्या कहा मैंने कि नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर सिंचाई एवं ऊर्जा प्रदान करने की विधि को नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इससे अच्छा परिभाषा ना, ये जो अपना भाषा का परिभाषा हमने लिखा है, ये पूरे यूट्यूब पर या किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। एकदम आप देख लो, कहीं भी आप मिला लो। अब आगे क्या है, इसी में मैंने पॉइंट्स लिखा है कि ताकि आपको ना 2 नंबर एकदम 5 नंबर में पूछे या 4 नंबर में पूछे, आपको 2 नंबर में पूछे, एकदम झकास तरीके से दे। तो कह रहा है अगला पॉइंट है कि इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है कि नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न प्रकार का जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। इनमें बाढ़ों का नियंत्रण, मृदा अपरद पर रोक लग जाता है, इस करने से सिंचाई, पीने का पानी के लिए उपलब्ध कराया जाता है इसके द्वारा, यानी मृदा अपरद को रोका जाता है, सिंचाई हो जाता है, इससे पीने का पानी भी मुहैया कराया जाता है ना। तो ये है नदी घाटी परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। सही बात, नदी घाटी परियोजना है तो पर्यटन भी आएंगे लोग देखने के लिए और उसको भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7वां। तो इसमें क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वन विनाश के मुख्य कारणों का उल्लेख करें। वन विनाश यानी वन मतलब जानते हैं ना, जंगल, वन मतलब जंगल है ना, जंगल का विनाश क्यों हो रहा है। वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करके, यानी वन भूमि है उसको आप, जहाँ वन हो रहा जंगल है वहाँ आप क्या कर दिए, उसको पेड़ काट लिया, वहाँ क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं भाई। अब गेहूँ का खेती कर रही या उयू कर रहे थे, गड़बड़ तो होगा ही ना। ये पहला आपका कारण हो गया। दूसरा क्या है, वनों का चारागाह में रूपांतरण, यानी वन है, वन को काट दिया, उसमें वन में जाके और सब क्या कर रहे हैं, चारागाह की तरफ उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ बात है ना। वनों में आग लगना, वन का आग लगने से भी वन का विनाश हो जाता है एकाएक, है ना। और लकड़ियों की कटाई करना, यानी अधिक लकड़ी काटेंगे आप वन का तो वन तो खत्म होगा ही। बहुउद्देशीय योजनाएं चलाई जाती हैं, यानी बहुउद्देशीय चलाना है तो क्या करें, यहाँ से यहाँ मान लीजिए पुल बनाना है तो जंगल को काट के ही किया जाता है, तो इस तरह से चीज़ें अपनाई जाती है, तो ये आप समझे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा है ये प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक क्या है। तो पहले रेड डाटा बुक समझ, उसका ग्रीन डाटा बुक समझ लेंगे, या फिर ग्रीन बुक समझ लेंगे। क्या होता है रेड डाटा बुक, विलुप्त हो रहे एवं संकटग्रस्त जीवों की सूची जिस पुस्तक में रखी जाती है, यानी पक्षी हो, जीव जंतु हो, उसकी सूची जिस पुस्तक में यानी जिस बुक में रखी जाती है उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। लाल आंकड़ों की किताब हिंदी में कह सकते हैं इसको। ठीक है, आपको यही पूछा जाता है तो इसलिए यही लिखा है हमने। तो विलुप्त हो रहे एवं संकटग्रस्त जो संकट में है जीवों की सूची जिस पुस्तक में यानी जिस बुक में रखते हैं उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। जैसे मॉरिशस में पाए जाने वाला डोडो पक्षी, जिसे कबूतर का रिश्तेदार भी कहा जाता है। ठीक है, ये है आपका डोडो पक्षी, देख लीजिए ना, है ना, ये है आपका डोडो, कबूतर के तरह ही दिखता है भाई, कबूतर का रिश्तेदार है इसलिए। चलिए अब देखते हैं इसी का अगला क्या है, ग्रीन बुक ना, वो समझ लेते हैं। तो देखिए ये है आपका ग्रीन बुक। तो इसमें क्या है,
कि विलुप्त हो रहे एवं संकटग्रस्त पौधों की सूची। उसमें क्या हो रहा था, विलुप्त हो रहे एवं संकटग्रस्त जीवों की सूची, जीव जंतु की सूची। यहाँ इसमें पौधों की सूची जिस पुस्तक में रखी जाती है उसे ग्रीन बुक कहते हैं। जैसे चिरौंजी का पौधा विलुप्त होने के कगार पर है, तो ये है चिरौंजी का पौधा भाई। ये काफ़ी घने जंगल में पाया जाता है और काफ़ी महंगा भी होता है, जिससे आलमंड बनता है, बहुत महंगा वाला बादाम निकलता है इससे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला। तो देख लेते हैं। तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, एक से ही अनेक होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारा। और हम देखते हैं प्रश्न संख्या आगे, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, यहाँ से जो है प्रश्न है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 9वां प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ से कि क्या है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, है ना। तो देखिए कितना झकास भाषा है। कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चलाई गई क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। यानी कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति चलाया गया था उसे आप क्या कहेंगे, हरित क्रांति कहेंगे। तो पॉइंट में आपको लिख देना है। देखिए पता रहेगा कोई चीज़ तभी ना आपको नंबर मिलेगा। पहले आपको परिभाषा छोटा सा पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का, उसके बाद तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है कि 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम का उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति हुआ था। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। यह क्रांति, इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी, है ना। अगर भारत में इसकी शुरुआत MS स्वामीनाथन यानी एम कोम्बू संबा, है ना, संबा शिवम, इसलिए MS लिखता है क्या भाई तो इसको जो आप ये जो भारत में इसकी शुरुआत जो किए थे वो जो है S स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। मतलब इसका जो पूरा नाम है मनकोम्बू संबा शिवन, और स्वामीनाथन ने की थी, है ना। तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से, ऐसी कंपनी जो किसी एक देश में कहीं भी एक उसका मुख्यालय है, यानी उसका मेन संस्था है जहां से वो चलाया जा रहा है, एक देश में मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पाद और सेवा का नियंत्रित करती है वहीं से, उसे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे सैमसंग जो है वो हुआ, पेप्सी हुआ। तो ये सारी कंपनियां जो है ये उत्तर कोरिया और बाहर के देश की कंपनियां हैं। तो ये सब पूरे विश्व में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे वीवो को ही आप मान लो। तो ये सारी कंपनियां जो है बहुत सारे देश में फैला है और वहीं का उसका मुख्यालय मेन जगह पे है और वहीं से सारा कुछ क्या होता है, नियंत्रण होता है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 11। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। संचार किसे कहते हैं। संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। यानी संदेशों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। इसके माध्यम से किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। दूरभाषा, इंटरनेट, पत्र इत्यादि इसके उदाहरण है। व्हाट्सएप, ये सब सब कुछ क्या है, उसी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका संचार इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर में कह रहा है आपका, बताइए आप ही कि पिन कोड से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है इस बार रहे। डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए 6 अंकों का एक पिन जारी किया जिसे पिन कोड कहते हैं। आप पहले परिभाषा समझ लेंगे, ठीक है। कि डाक विभाग ने क्या किया कि अपने पत्र वितरण में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें उसके कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए 6 अंकों का एक पिन जारी किया जिसे पिन कोड कहते हैं। देखिए 6 अंक में, इस 6 अंक वाले इस अंक में पहला अंक जो होता है जोन के लिए होता है, कि मतलब उसका जोन कहाँ है, स्थान का नाम होता है। एक होता है आपका जोन, उप जोन होता है ना, गंतव्य होता है। तो ये सब स्थान होता है। तो इसके बाद 2 अंक जो होता है उप जोन के लिए निर्धारित किया जाता है और अंतिम का 3 अंक जो होता है वो होता है उसका गंतव्य, गंतव्य स्थान, मतलब डाकघर का गंतव्य स्थान, मेन स्थान कहाँ है उसके लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप पिन कोड कह सकते हैं। आसान प्रश्न है। 13 में क्या है, 13 नंबर प्रश्न को आप देखते हैं। 13 में क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है
कह रहा है कि बिहार के पर्यटन उद्योग का संक्षिप्त जानकारी दिए। 4 नंबर में भी आ सकता है इस बार, ठीक है। कह रहा है क्योंकि पर्यटन में ऐसे भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है बिहार में। बिहार का पर्यटन उद्योग एक उभरता हुआ प्रमुख उद्योग है। पहला पन्ना वैसे लिखो, एकदम अपने भाषा में लिखा गया। देखिए, इस राज्य में ऐतिहासिक सांस्कृतिक, अपने जो बिहार राज्य में ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य वाले कई पर्यटन स्थल आपको मिलता है ना। राजधानी पटना सहित राज्य में राजगीर, गया, है ना, वैशाली, बोध गया, नालंदा, पावापुरी, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ, देव इत्यादि जैसे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसमें से आप याद रखना, आपको 4 नंबर में आएगा तो आपको क्या करना है, सारा कुछ समझ समझ के लिख देना। इसमें 2-3 भी ये सब चीज़ याद आया चलेगा भाई, अपने दिमाग से याद करो ना। हमें ये याद था तो मैंने लिख दिया, है ना, चीज़ें हैं। तो अगला क्या है, फलस्वरूप इसी के फलस्वरूप जो है 2003 में लगभग 60 लाख जो देशी एवं 60,000 से अधिक विदेशी पर्यटन हमारे बिहार में घूमने आए भाई। बताओ अब क्या चाहिए, है ना। बिहार तो हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है। आगे क्या है इसी में कि इनकी जनसंख्या अब 2006 में क्रमशः बढ़कर देखिए 1,94,000 से ऊपर हो गई। यानी अपने यहाँ का जो पूरे भारत से लोग 1 करोड़ आ रहे हैं और 94,000 क्या हो गया, विदेशियों की संख्या हो गई 2006 में। अब तो और बढ़ गया होगा, नहीं अभी 2023 चल रहा है। इन पर्यटकों के आगमन से राज्य को अभूतपूर्व राजस्व का भी प्राप्ति मिला है, ठीक है। तो ये कुछ पर्यटन जो है पर्यटन स्थल आपको दे दिए हैं। ये सारा कुछ कहाँ है, राजगीर में स्थित है, ठीक है। एक बार मैं आ चुका हूँ यहाँ से। तो राजगीर अच्छा जगह घूमने का, आप जाओ। अब देखिए ये है प्रश्न संख्या कौन सा, 14 नंबर प्रश्न। बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। बिहार में धान की फसल के लिए जो है भौगोलिक दशाएं क्या है कि उसमें पहली बात तो क्या कि उसकी उस नाद्र जो है उसकी सूखा जो होता है जलवायु होना चाहिए, यानी सूखा होना चाहिए। तापमान इसका जो है 22 डिग्री से 32 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, उसी के बीच होना चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। मिट्टी जलोढ़ चिकनी होनी चाहिए, मिट्टी जो है वो जलोढ़ एवं चिकनी होना चाहिए। बुआई जून से लेकर अगस्त में और कटाई सितंबर से नवंबर में हो जाना चाहिए। तब ये जो है बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं संभव सही होंगी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न क्या है, तल चिन्ह क्या है। समुद्री तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी समुद्री जो समुद्र होता है, समुद्र से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे तल चिन्ह कहते हैं। इसे फीट या मीटर में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो अच्छा प्रश्न है ये, आप देखो। चलते प्रश्न संख्या देखते हैं 16। तो इसमें क्या है 16 नंबर में, ये क्या हो रहा है भाई, 16 नंबर में क्या है आपका, देख लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, सेंटर में आ जाओ, भागो नहीं। स्थानिक ऊंचाई यानी स्पॉट हाइट किसे कहा जाता है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। यानी तल चिन्ह आपने जान लिया, तो तल चिन्ह की सहायता लेकर किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इस विधि में सर्वेक्षण यानी जांच द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जा सकती है। इसमें उस क्षेत्र के ढाल को नहीं पढ़ा जा सकता, मतलब इसमें उस क्षेत्र का ढाल जो होता है यानी ढलान, उसको सिर्फ ऊंचाई बता सकता है, ये ढलान नहीं बता सकता है, ठीक है। तो ये बात है, ये से आप लोग स्थानिक ऊंचाई का याद रखिएगा कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। तो 17 में क्या है, ये है अस्तर रंजन या रंग विधि क्या है। मानचित्र में उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शन, मानचित्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को प्रदर्शन करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे अस्तर रंजन विधि या फिर रंग विधि कहते हैं। इसे तल चिन्ह की सहायता से चिन्हित की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें क्या समझाना भाई कि मानचित्र में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जो होती हैं मानचित्र में, उसमें उसी को जो है प्रदर्शन करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्तर रंजन या फिर रंग विधि कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18।
तो इसमें क्या है भाई, अच्छा प्रश्न है ये। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? वे सभी उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है, यानी वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर का भिलाई है ना, दुर्गापुर जो है अपना पश्चिम बंगाल में स्थित है, और वहीं का भिलाई और राउरकेला जो है कारखाना है। ये देख लीजिए, ये कारखाना का सीन है जहाँ स्टील का निर्माण किया जाता है। तो ये है, आप याद रखना है आपको इसको, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 नंबर। तो देख लेता हूँ मैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिपको आंदोलन का वर्णन करें। 4 नंबर में रख लो भाई, आ जाना चाहिए। भारत के उत्तराखंड राज्य में, ना उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो इसलिए भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए एक आंदोलन किया जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। एकदम झकास परिभाषा आपको याद रखना है कि भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए एक आंदोलन किया जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो इसके निर्माता अगर पूछेगा तो आप क्या कहोगे, सुंदरलाल बहुगुणा। कब हुआ था यह आंदोलन? तो आप कहोगे 1972 में, ऑब्जेक्टिव रह सकता है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग हरे भरे पेड़ पौधे को कटने से बचाने के लिए घेर कर इसकी रक्षा किए। देखिए फोटो आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से लोग क्या है, पेड़ को घेर कर क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, है ना। तो आपको देख सकते हैं उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए कैसे लोग जो है पेड़ को जो है कटने से बचा रहे हैं, इसी को हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। ये दिमाग में आप फोटो रखिएगा, आप लिख पाएंगे अगर याद रहेगा तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 19 नंबर प्रश्न क्या है। 19 नंबर प्रश्न क्या है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों या फिर कारणों का उल्लेख करें। वन्य कटने के कारण क्या होता है भाई, वन्य जीवों का आवास कम होता जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारा वन जो है अभी कट रहा है, इसलिए इसका आवास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आवास मतलब उसका जो है रहन सहन, उसका घर में कमी हो रही है। वन्य जीवों का लगातार शिकार हो रहा है, यानी लोग क्या कर उसको शिकार कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीवों का ह्रास होगा ही। इसके कारण वन्य जीव का ह्रास हो रहा है, यही कारक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कृषि में अनेक रसायनों के प्रयोग करने से कई वन्य प्राणियों, यानी वन्य जीव या वन्य प्राणी आप कहें, वन्य प्राणियों के अस्तित्व में खतरा उत्पन्न हो गया। यानी वन्य जीव जो है, वन में रहने वाले जीव, यानी जंगल में रहने वाले जीव, यानी ये जंगल जीवों में जंगली जीव का बात हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, खतरा उत्पन्न हो रहा है। अधिक प्रदूषण के कारण भी वन्य जीव मर रहे हैं, है ना। यानी जंगल में रहने वाले जीव अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं तो वन्य जीव मर रहा है, और उसके साथ साथ हम लोग भी मरेंगे या ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा तो। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 20 नंबर। 20 नंबर में क्या है, अच्छा प्रश्न है ये। कह रहा है कि गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पहले तो आप ये जान लो कि देखिए इस समूह में 96% कोयले का भंडार शामिल है गोंडवाना में, और इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, है कि नहीं। गोंडवाना समूह का मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि इसका निर्माण जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में बांटा गया है। कौन कौन देख लेते हैं। पहला दामोदर है, दामोदर घाटी, सोन घाटी, और दामोदर घाटी आपको याद रखना है, सोन घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी। ये सब में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को क्या कर ले, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करेंगे फिर तभी तो अनेक होगा ना फिर। चलिए, थैंक यू सो मच।